हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारे जीके गुरु टेक चैनल में आपका स्वागत है। हम आज की आपके लिए चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा है, राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है। जो विज्ञान का टॉपिक दे रखा है, जनरल साइंस का टॉपिक दे रखा है, मानव शरीर की संरचना, अंग तंत्र एवं मानव रोग, जिसकी हम महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। हूबहू हमारी क्लास से आपको परीक्षा में जरूर प्रश्न मिलेंगे दोस्तों। हम टॉप PYQs लेके आए हैं। अब तक की राजस्थान की जितनी भी परीक्षाएं हो चुकी हैं उन्हें पूछे गए राजस्थान के इस टॉपिक से, साइंस के इस टॉपिक से पूछे गए हम टॉप PYQs लेके आए हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, परीक्षाएं बार बार रिपीट होते हैं। तो आपको हमारी वीडियो से आपको 5 प्रश्न पक्का मिलेंगे, जरूर आपको पक्का क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। हूबहू छपने वाले क्वेश्चन है, आप देख लेना। हमारी वीडियो से आपको जरूर साइंस के सेम टू सेम वही हूबहू छपने वाले क्वेश्चन, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन छपेंगे जैसे हम करा रहे हैं वैसे ही। तो आप क्लास को प्लीज़ एंड तक देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वो टेलीग्राम चैनल पर क्लिक करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल पर आपको इस क्लास की PDF और भी महत्वपूर्ण PDF हैं, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। जो भाई हमारे जीके गुरु टेक चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। आपके लिए बहुत ही रामबाण क्लास लेके आए हैं। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी, तो वीडियो को जरूर देखें दोस्तों और एंड तक देखें। क्लास को शुरू करते हैं। हम संपूर्ण व्याख्या सहित क्वेश्चन लेके आए हैं साइंस के। अब तक की परीक्षा हुई हैं जिनमें पूछे गए टॉप PYQs हैं दोस्तों। आज चौथी क्लास है। आज हम इस टॉपिक की लास्ट क्लास है दोस्तों। इस टॉपिक लास्ट क्लास आज समाप्त हो जाएगा। इस क्लास में तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। 4 क्लास में हमने मानव शरीर की संरचना, अंग तंत्र, मानव रोग, जो भी प्रमुख रोग हैं मानव शरीर से संबंधित, उन सभी रोगों को हम लेके आए हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को देखना न भूलें दोस्तों, वीडियो को जरूर देखें। शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। ऑक्सीजनित रुधिर हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा ले जाया जाता है? ये पशु परिषद की परीक्षा हुई थी दिसंबर में 2024 में, सेकंड शिफ्ट में आया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो सभी क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो ऑक्सीजनित रुधिर हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो ये विभिन्न अंगों तक ले जाता है हृदय से, वो सिराओं के द्वारा ले जाता है। लेकिन एक पल्मोनरी सिरा होता है जिसके द्वारा रक्त का वहन किया जाता है। तो ऑक्सीजनित रुधिर होता है जिसको हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य क्या करती हैं? सिराएं करती हैं। कौन करता है? सिराएं करती हैं। और धमनियां होती हैं वो आपको विभिन्न अंगों से हृदय तक वापस लाती हैं। इस प्रकार कार्य होता है। धमनियां हृदय तक वापस लाती हैं, सिराएं हैं हृदय से वापस विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखना चाहते हैं तो हमने व्याख्या भी दे रखी है दोस्तों कि सिराएं होती हैं, वीन्स होती हैं, जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं, तथा धमनियां होती हैं हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त का वहन करती हैं। सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब सही होगा आपका ऑप्शन 1 सही जवाब होगा। चेंज कर लेना दोस्तों, हमने सिराएं बता दिया था, उल्टा बता दिया था, उसके लिए सॉरी। जो ऑक्सीजन रुधिर होता है हमने सोचा था हृदय तक, जो हृदय से ले जा रही हैं, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक वो ले जाती हैं, धमनियां ले जाती हैं। चेंज कर लेना दोस्तों इस क्वेश्चन को प्लीज। तो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य किसका होता है? धमनियों का होता है। और शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक लाने का कार्य होता है वो आपका सिराओं का होता है। तो इसमें आंसर आपका ऑप्शन 1 होगा।
चेंज कर लेना दोस्तों, ये व्याख्या भी दे रखी है दोस्तों। आपका अगला सवाल है, रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदक जो कि प्रोथ्रोम्बिन के संक्रियण को रोकता है, हेपेरिन, हाइपरिन, हिस्टामिन, साइटोकाइन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, वो आपका सही जवाब होगा हेपेरिन। ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा। हेपेरिन होता है वो आपका रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदक होता है जो प्रोथ्रोम्बिन के सक्रियण को रोकता है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। व्याख्या भी दे सकते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन की व्याख्या दी। रक्त का थक्का बनने के 3 चरण होते हैं। जब रक्त का कट जाते हैं, जब रक्त का थक्का बनता है उसके 3 चरण होते हैं दोस्तों, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फ्राइबिन। ये होते हैं आपके रक्त के 3 चरण होते हैं। देख सकते हैं, व्याख्या भी देख सकते हैं। आपका अगला सवाल है, पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर का ताप नियंत्रण करने में, शरीर के जल की मात्रा संतुलित करने में, शरीर में विष पदार्थ निकालने में, त्वचा की छिद्र से गंदगी दूर करने में। तो पसीने का मुख्य कार्य होता है वो आपका शरीर के ताप को नियंत्रण रखने में होता है। ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा। पसीने से शरीर का ताप नियंत्रण होता है। पसीना निकलने से शरीर के सबसे उपयोगी कार्य शरीर का ताप नियंत्रित होना है। इसके अतिरिक्त पसीना शरीर से हानिकारक विषाक्त पदार्थों को उत्सर्जित करता है एवं शरीर से अधिक पानी की मात्रा को निकालता है। अगला सवाल है आपका, मानव शरीर के पाचन तंत्र का कार्य क्या है। मानव शरीर है जिसमें पाचन तंत्र का कार्य क्या होता है। तो मानव शरीर में पाचन तंत्र का कार्य होता है भोजन को तोड़ना और अवशोषित करना और शरीर में अवशोषित निकालना, ये होता है पाचन तंत्र का काम। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जटिल पोषक पदार्थों को जल अपघटन द्वारा सरल पोषक पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। आमाशय पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग एवं छोटी आंत होती है, क्षुद्रांग होता है। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है। अगला सवाल है आपका, बच्चों में सबसे बड़ा होता है लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ यह अंततः सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, वो कौन सी है। पैराथायरॉयड ग्रंथि, थाइमस है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्रंथि है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा थाइमस ग्रंथि होती है। बच्चों में बड़ी होती है लेकिन जब युवावस्था में आते हैं जब वो छोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। CET है पशु वर्ष की परीक्षा है, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस के। तो CET के और पशु वर्ष की परीक्षा हुई थी, इसमें पूछे गए प्रश्नों को भी रिपीट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। देख सकते हैं, थाइमस एक अंग है जो रोस्ठी के पीछे छाती के ऊपरी भाग में बैठता है, गर्दन की ओर ऊपर की ओर फैला होता है। बच्चों में थाइमस गुलाबी रंग भूरे रंग का मुलायम और उसकी सतह पर लोब युक्त होता है। जन्म के समय लगभग 4 से 6 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2 से 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, लगभग 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। यह ओवन तक आकार में बढ़ता है तब इसका आकार लगभग 40 से 50 ग्राम हो जाता है। इसके बाद एक प्रक्रिया में आकार में घट जाता है। अगला सवाल है आपका, प्रमुख रोग है दोस्तों। चिकनगुनिया एक है आनुवंशिक रोग, अभाविक रोग, रोगजनक जन्मजात रोग। तो चिकनगुनिया होता है वो आपका एक रोगजनक जन्य रोग है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। चिकनगुनिया विषाणु द्वारा होने वाला वायरस जनित रोग है। विषाणु द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? चिकनगुनिया है, जो मादा है मच्छर के काटने से फैलता है। चिकनगुनिया होता है रोग जो मच्छर के काटने से फैलता है। अगला सवाल है, एक सामान्य मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो एक सामान्य मानव हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने प्रकोष्ठ होते हैं सामान्य मानव हृदय में? 4 होते हैं। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मानव प्रकोष्ठ के बारे में देख सकते हैं। मानव
हृदय होता है वो 4 कक्षीय होता है, दायां आलंद बायां निलय, बायां निलय और बायां दायां, बायां आलंद, ये होते हैं 2 आलंद 2 निलय होते हैं, दायां बायां होते हैं दोनों, ये होते हैं। आप देख सकते हैं हृदय की संरचना ऐसी होती है, महाधमनी होती है, बायां आलंद होता है, बायां आलंद होता है वो आपका फुफ्फुस शिरा से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है, बायां आलंद होता है जो दायां आलंद होता है वो महाशिरा से रुधिर प्राप्त करता है, इससे रुधिर फुफ्फुसी धमनी द्वारा फेफड़ों तक जाता है, ये होता है। और फुफ्फुसी धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त रहता है, वैसे धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। धमनियों का कार्य होता है हृदय से रुधिर को विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, लेकिन शुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। शिराओं का कार्य होता है अशुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय तक पहुंचाना होता है शिराओं का काम, लेकिन फुफ्फुसी शिरा होता है वो शुद्ध रक्त को ले जाता है। ये फुफ्फुसी शिरा और फुफ्फुसी धमनियाँ ये होती हैं अलग अलग, कार्य होता है उनका धमनियों शिराओं से। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है डेंगू रोगजनक है, प्लाज्मोडियम जीवाणु विषाणु मच्छर। तो डेंगू जनक रोग है वो आपका मच्छर से फैलने वाला रोग है। डेंगू कुछ से होता है, मच्छर के काटने से फैलता है डेंगू। देख सकते हैं इसकी व्याख्या कि डेंगू ज्वर या हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं जिसको। डेंगू एक विषाणु जनित रोग है, ये मादा मच्छर एडिस एजिप्टाइस के काटने से फैलता है। डेंगू विषाणु फ्लेवी वायरस के संक्रमण से होता है। यह एडिस मच्छर का एक संक्रमित व्यक्ति को काटकर किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो इस रोग का संचरण होता है। यह व्यक्ति डेंगू से संक्रमित हो जाता है। डेंगू ज्वर 2 प्रकार का होता है, डेंगू ज्वर के लक्षण, रक्तस्राव जनक डेंगू ज्वर के लक्षण। डेंगू ज्वर इतना होता है, ये होता है, ऐसा होता है, देख सकते हैं आप। रक्त में प्लेटलेट की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आँखों और सिर में दर्द रहता है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है, उल्टियाँ आती हैं, आनी ठंड होती है, रक्तस्राव होता है, पेट में लगातार तेज दर्द होता है, त्वचा से दरोरे पड़ जाते हैं, चकते आ जाते हैं, नाक मुँह आंत्र भागों रक्तस्राव होता है, पीली ठंडी त्वचा हो जाती है, कमजोरी आ जाती है, अत्यधिक प्यास लगती है, मुँह बार बार सूखता है, ये होता है रक्तस्राव जनक डेंगू रोग होता है। डेंगू उपचार होता है जिसमें बड़ी मात्रा में तरल पदार्थ पीने से चाहिए, और डेंगू का उपचार टोर्निकेट टेस्ट के माध्यम से किया जाता है। मच्छर प्रतिकर्षकों का प्रयोग कर वो अपने शरीर को ढककर रखें। अगला सवाल है आपका, किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, वो होती है डेंगू के कारण। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस द्वारा होती है, टाइफाइड है या दांत का डेंगू। तो वायरस द्वारा जनित बीमारी है वो आपकी हो जाएगी डेंगू बुखार। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो वायरस से जनित, जीवाणु जनित, ये जीवाणु विषाणु जनित, जीवाणु विषाणु जनित और बैक्टीरिया जनित, ये सभी बीमारियां हैं, उनको याद कर लेना दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, इनको ट्रिक सहित याद करना है। हमने ट्रिक सहित शॉर्ट वीडियो भी डाल रखी है डेंगू वायरस जनित रोगों की, जीवाणु जनित रोगों की, सबकी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक अवशेषी अंग है। मानव शरीर में एक अवशेषी अंग होता है वो आपका अकलदान होती है। प्लिया नहीं होता है, थायराइड नहीं होता है, पित्ताशय नहीं होता है, ये तो नहीं होती हैं, अकलदान होती है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण को दोस्तों, जो अकलदान होती है उसको तीसरी दाढ़ भी कहते हैं। यह दांतों के नाम है जो आखिर में निकलती है, सबसे अंत में निकलती है। अधिकतर लोगों को 4 अकलदान आते हैं। डिटेल भी दे सकते हैं, व्याख्या भी दे सकते हैं। अगला सवाल है आपका, वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चर्वणक दांतों की संख्या होती है। वयस्क में जो ऊपरी शरीर में चर्वणक दांतों की संख्या होती है वो आपकी 6 होती है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। दांतों की संख्या देख सकते हैं कि दूध के दांत और स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। छेदक या कृंतक 8 प्रकार के ऊपर नीचे काटने दांत होते हैं। भेदक या रदनक होते हैं वो 4 प्रकार के फाड़ने के दांत होते हैं। अग्रचर्मक होते हैं वो आपके 8 प्रकार के होते हैं।
दो की संख्या में विभेदकों के पीछे होते हैं। चरणवर्ग को होते हैं 12 प्रकार के दांत होते हैं, 6 ऊपर 6 नीचे, ऐसे होते हैं दांतों की संख्याएं। ये दे रखी दांतों की संख्याएं देख सकते हैं। और आप डिटेल से और भी अच्छा देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में दांतों का एक प्रकार नहीं है? पाइलोरस, रदनक, क्रंतन, अग्रचर्मक। तो मनुष्यों में दांतों का एक प्रकार नहीं है, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 पाइलोरस। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अभी पढ़ा था दोस्तों, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है दोस्तों दांतों से संबंधित। टाइफाइड का कारण है एस्चेरिया, साल्मोनेला, माइकोबैक्टीरियम, जियार्डिया। तो टाइफाइड का कारण होता है वो आपका होता है साल्मोनेला होता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। टाइफाइड मोती जला कहते हैं जिसको टाइफाइड होता है। मोती जला, आंत ज्वर, टाइफाइड संक्रामक रोग है, छोटी आंत को प्रभावित करता है। किसको करता है? छोटी आंत को प्रभावित करता है। छोटी आंत आहार नाल का भाग होता है, अतः कहा जा सकता है कि टाइफाइड से आहार नाल प्रभावित होता है। यह रोग साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। इस रोग को मियादी बुखार तथा आंत का बुखार भी कहते हैं। यह रोग पानी की गंदगी और दूषित खाद्य पदार्थ द्वारा फैलता है। पानी गंदी दूषित खाद्य पदार्थों द्वारा फैलता है। इस रोग का भाग मक्खियाँ होती हैं। इस रोग से बचाव के लिए क्लोरोमाइसिटिन बरक की एंटीबायोटिक दवा लेनी चाहिए। इसमें रोगी को सिर दर्द और तेज बुखार आता है। टाइफाइड के परीक्षण के लिए विडाल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। बचाव हेतु टाइफाइड रोधी टीके TAB का प्रयोग किया जाता है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, टाइफाइड मियादी बुखार के कारण होता है। किसके कारण होता है? टाइफाइड होता है मियादी बुखार के कारण होता है। वो आपका जीवाणु जनित रोग है। कौन सा है? ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन सा विषाणु वायरस जनित रोग नहीं है? तो वायरस जनित जो जीवाणु जनित रोग आप याद कर लेना दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। तो वायरस जनित रोग, जीवाणु जनित रोग हैं, इन्हीं की ट्रिक डाल रखी है हमने शॉर्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो वायरस जनित रोग, जीवाणु जनित रोग। तो वायरस जनित रोग इसमें पूछा है साहब, विषाणु व वायरस जनित रोग नहीं है। तो चिकन पॉक्स, खसरा, पोलियो, टाइफाइड। तो इसमें हो जाए टाइफाइड है, वो वायरस जनित रोग नहीं है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, श्रीपद या फीलपाम रोग किस कारण होता है? तो श्रीपद फीलपाम रोग होता है वो आपका फाइलेरिया के कारण होता है। फाइलेरिया सूत्राव के कारण होता है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हाई हो जाएगा। परजी द्वारा फैलने वाला रोग है फीलपाम रोग। इधर रखा है फाइलेरिया परजी द्वारा होने वाला रोग है। धागे के समान दिखने वाले सूत्रकृमि से होता है। यह प्राय उष्णकटिबंधीय रोग है। फीलपाम अथवा हाथी पांव रोग बुचेरियाई, बैंक्रोटाई और बुर्गिया माली सूत्रकृमि से होता है। इस रोग के कारण लसिका वाहिनी और ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। इसे फाइलेरियोसिस कहते हैं। आपका अगला सवाल है, मलेरिया नामक रोग कौन से मच्छर के काटने से फैलता है? तो मलेरिया है मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से फैलता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से मलेरिया रोग फैलता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण काटने से फैलता है। यह मादा एनाफिलीज मच्छर के लार की ग्रंथियों में पाए जाने वाला प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट के कारण होता है, जिसमें प्लाज्मोडियम श्रेणी के जंतु जैसे प्लाज्मोडियम मेलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम बेक्स आदि प्रजाति मलेरिया फैलाते हैं। मलेरिया रोग में प्लाज्मोडियम गुण के प्रोटोजुआ परजीवी के माध्यम से फैलता है। मुख्यतः 5 प्रकार के प्लाज्मोडियम परजीवी मनुष्य के शरीर को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अगला सवाल है आपका, मलेरिया का वाहक पोषक है। मलेरिया का वाहक होता है
मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, मादा एडिज मच्छर होता है। ऑप्शन आपका इसमें एक भी नहीं था है, मादा एनाफिलीज। ऑप्शन 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है आपका, एक आनुवंशिक विकार जिसमें रक्त का थक्का सामान्य नहीं जमता है उसको क्या कहते हैं? हीमोफीलिया रोग कहते हैं। रक्त का थक्का नहीं जमना होता है वो आपका होता है हीमोफीलिया। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य शरीर में थोड़ी सी चोट लगने और रक्त का थक्का न बनने के कारण शरीर से अत्यधिक रक्त का स्राव होता है, जिसे हीमोफीलिया रोग होता है। यह एक आनुवंशिक विकार है। यह रोग सर्वप्रथम ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कारण यह रोग राज परिवार से संबंधित है। इसमें क्या है, रक्त बंध नहीं होता है, एक बार लग जाती है कट जाता है। तो मलेरिया बुखार का लक्षण नहीं है। ठंड लगना, तेज बुखार, अत्यधिक पसीना, लकवा नहीं होता है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। देख सकते हैं मलेरिया में तेज बुखार और पसीना आता है। मलेरिया बचाव के लिए DDT का टीका लगाया जाता है। डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन होता है। BSC के छिड़काव के द्वारा मच्छरों को समाप्त किया जाना चाहिए तथा कुनैन की दवा ली जाती है। सिनकोना के वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। कुनैन की दवा से मलेरिया ठीक होता है, मलेरिया की दवा होती है। इसे क्लोरोक्विन दवा उपयोग में लेनी चाहिए। गैंगबूसिया पिस को तालाब में छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद करता है। एड्स किसके कारण होता है? विषाणु, प्रोटोजोआ या जीवाणु कवक। एड्स होता है वो आपका विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। एड्स है वो विषाणु द्वारा फैलित रोग है। जीवाणु विषाणु द्वारा होने वाले रोगों को याद करके जाना है दोस्तों। एड्स वायरस का नाम है HIV, जिसका पूरा नाम है मानव प्रतिरक्षा विषाणु ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है एड्स का पूरा नाम। HIV लगभग 90 से 120 नैनोमीटर व्यास का एक गोलाकार विषाणु होता है। इसमें एक सूत्री RNA के समान टुकड़े होते हैं। यह चारों ओर से ग्लाइकोप्रोटीन्स के दोहरे आवरण से घिरा रहता है। HIV के कारण होने वाले रोग को एड्स कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं। संक्रमित व्यक्ति के साथ संपर्क बनाने से हो जाता है एड्स, वैसे फैलता नहीं है। मानव शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता कम हो जाती है। श्वेत रक्त कणिकाएं कमजोर हो जाती हैं। एड्स के संक्रमण के 3 मुख्य कारण होते हैं: असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त के आदान प्रदान, मासी शिशु में संक्रमण जाना। ऐसा होता है रक्त का वो एड्स इस प्रकार होता है। एड्स का कोई इलाज मौजूद नहीं है, लेकिन एंटी रेट्रोवायरस रेजिम का सख्ती के साथ पालन करने से काफ़ी हद तक इस रोग को बढ़ना कम किया जा सकता है। अगला सवाल है, HIV के लिए प्रयुक्त है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। HIV फुल फॉर्म। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। एड्स किसके द्वारा नहीं फैलता है? तो एड्स रोगी व्यक्ति से हाथ मिलाना, संक्रमित रक्त का आदान प्रदान, माता के भ्रूण में सुई का प्रयोग करना। संक्रमित सुई का प्रयोग इससे फैल जाता है, लेकिन रोगी के साथ हाथ मिलाने से नहीं फैलता है। ऑप्शन नहीं फैलता है पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3। बहुत ही अच्छे सवाल पूछे गए थे दोस्तों पशु परिचर्मा और CET में। अगला सवाल है आपका, बच्चों को ट्रिपल एंटीजन DPT किस रोग के रोकने के लिए दी जाती है? तो ट्रिपल DPT का टीका लगाया जाता है बच्चों को डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस का लगाया जाता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। DPT का टीका लगाया जाता है कुकुर खांसी, रोहिणी, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस के लिए रक्षा के लिए लगाया जाता है। तीनों बैक्टीरिया जनित रोग होते हैं। DPT टीका किस रोग के लिए नहीं दिया जाता है? पोलियो के लिए नहीं दिया जाता है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, एक मनुष्य में 44+ X गुणसूत्र पाए जाते हैं, वह है टर्नर का सिंड्रोम, डाउन का सिंड्रोम, जैकब का सिंड्रोम, मंगोलियन मूर्ख। तो जिसमें 44+ X गुणसूत्र पाया जाता है वो आपका टर्नर सिंड्रोम का
व्यक्ति होता है। ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा। टर्नर सिंड्रोम होता है, इसमें स्त्रियों में होता है यह रोग। इस रोग से ग्रसित स्त्रियों को गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है और शरीर में अल्प विकसित कद छोटा होता है तथा बच्च चपटा हुआ होता है। जननांग प्राय होता है, इसमें ये बांझ होती हैं, बांझपन पाया जाता है लड़कियों महिलाओं में। देख सकते हैं आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग में वर्णांधता होता है, जिसमें रोगी को लाल और हरा रंग पहचानने की क्या होती है, क्षमता नहीं होती है, पहचान नहीं कर पाता है, वर्णांधता रोग होता है। यह स्त्रियों, इस रोग के मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है। स्त्रियों में यह तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र एक साथ प्रभावित हों। इस रोग की भाग स्त्रियां होती हैं। इसको सबसे पहले हॉर्नर ने खोजा था। यह कुल जनसंख्या के 8% लोगों में पाया जाता है। आपका हीमोफीलिया होता है। इस रोग में व्यक्ति चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है, ये होता है हीमोफीलिया। टर्नर सिंड्रोम होता है, वो आपका स्त्रियों में होता है। टर्नर सिंड्रोम किसमें होता है, स्त्रियों में होता है। इस रोग से ग्रस्त स्त्रियों गुणसूत्र संख्या कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है। शरीर अल्प विकसित कद छोटा होता है, बस चपटा हुआ होता है। जननांग अविकसित हो जाता है, वो बांझ होती हैं। टर्नर सिंड्रोम वाली महिलाएं होती हैं, कोई ऐसी होती हैं बांझ होती हैं, जिसमें 44+X गुणसूत्र होता है। जो क्लीन फेल्टर सिंड्रोम होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। पुरुषों में होता है क्लीन फेल्टर। यह पुरुषों का वृषण अल्प विकसित हो, स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाते हैं। इस रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक होता है, जिसमें 44+XXY गुणसूत्र पाए जाते हैं। पटाउ सिंड्रोम होता है, वो आपका 13वीं जोड़ी गुणसूत्र के अपृथक्करण के कारण, जिसमें रोगी की कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी हुई है, 40 की जगह 47 हो जाती है। ये पटाउ सिंड्रोम होता है। यह ओठों के बीच में तालु ओठ कटा हुआ होता है, वो होता है पटाउ सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम होता है, मंगोलिया मूर्ख होता है डाउन सिंड्रोम, जिसमें प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी की ट्राइसोमी 21 कहलाती है। 21वीं जोड़ी गुणसूत्र के अपृथक्करण के कारण या अधिक उम्र में विवाह के कारण यह रोग की संभावना बढ़ती है। इसके अलावा गंजापन, थैलेसीमिया रोग के शरीर में रक्त की भारी कमी, जोफोरोनिया मंदबुद्धि होना, अल्केप्टोन्यूरिया आदि आनुवांशिक रोग होते हैं। ये डाउन सिंड्रोम। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा रोग आनुवांशिक है। क्रोड, हेपेटाइटिस, रतौंधी वर्णांधता है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, एक अभाव डेफिशिएंसी रोग है। क्वासियोर, मेरास्मस, हीमोफीलिया, कैंसर। तो एक अभाव या डेफिशिएंसी रोग होता है, वो आपका होता है क्वासियोर और कैंसर। मेरास्मस 2 होते हैं, तो 1 और 2 ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, नियासिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। नियासिन की कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। नियासिन की कमी के कारण पेलाग्रा रोग हो जाता है। आपका अगला सवाल है, पेलाग्रा देख सकते हैं, पेलाग्रा चर्मग्रा रोग होता है। यह एक प्रकार का रोग है जो नियासिन के निम्न स्तर के कारण होता है। इसे विटामिन B3 के नाम से भी जाना जाता है। यह मनोभ्रंश दस्त त्वचा की सूजन द्वारा पहचाना जाता है, जिसे D3 के रूप में जाना जाता है। मक्का आधारित आहार के कारण पेलाग्रा रोग होता है, क्योंकि मक्का के प्रोटीन ट्रिप्टोफैन का बहुत खराब होते स्रोत होते हैं, इसलिए आहार में निकोटिनेमाइड के पर अपर्याप्त ट्रिप्टोफैन होते हैं। अगला सवाल है आपका, कोरोना विषाणु है। कोरोना विषाणु होता है, वो आपका एक रज्जु की RNA विषाणु होता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। कोरोना, इसकी डिटेल भी दे सकते हैं, बहुत ही अच्छी। कोविड-19 WHO ने घातक कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम कोविड-19 रखा था। इसमें को का अर्थ होता है कोरोना, बी का अर्थ होता है वायरस, डी का अर्थ होता है डिसीज, बीमारी। क्योंकि इस विषाणु की पहचान पहली बार 31 दिसंबर 2019 को चीन में हुई थी, अतः वर्ष 2019 का 19 अंक लिया गया था, इसीलिए इसको कोविड-19 कहते हैं। सभी कोरोना वायरस
120 से 150 nm के घिरे हुए एक रज्जुकी आरएनए वायरस होते हैं। यह प्राणियों से इंसान में फैलते हैं। यह प्राणियों से किस में फैलते हैं? इंसान में फैलते हैं। यह कोरोना वायरस परिवार का सबसे एक नया सदस्य है और एक संक्रमित इंसान से दूसरे संक्रमित में प्रवेश करने में सक्षम रहता है। यह हमारे शरीर में कोविड-19 के प्रवेश एवं बाहर निकलने के स्रोत मुंह, नाक, आंखें होती हैं। इनसे कोरोना वायरस हो जाता है। तो कोरोना वायरस का पहला मामला आया था वह 31 दिसंबर 2019 को चीन के वुहान शहर में आया था। चीन के वुहान शहर में रिपोर्ट मिली थी पहली। इसके बाद पूरी दुनिया में फैल गया था। ज़्यादातर कोरोना वायरस नोटिक वायरस है। यह जानवरों और इंसानों में फैलता है। चमगादड़ी इसके प्राकृतिक घर है। माना जा रहा है कि चमगादड़ को सांपों ने खाया। इन सांपों से यह वायरस उन बाजारों में पहुंचा जहां समुद्री भोजन सांप चमगादड़ बेचे जाते हैं, वहां से इंसानों तक पहुंच गया। मूल रूप से मानवीय वायरस नहीं है। अगला सवाल है आपका, रेबीज अलर्क किसके द्वारा होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रेबीज होता है वो आपका वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो वायरस जनित रोग और जीवाणु जनित रोग हैं, कवक जनित रोग हैं, इनको आप याद करके जाना है दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से। अगला सवाल है आपका, मनुष्य द्वारा अंदर ली जाने वाली सांस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना है दोस्तों। पशु प्रशिक्षण परीक्षा 2024 में पूछा गया था। तो मनुष्य द्वारा अंदर ली जाने की श्वास में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो आपकी होती है 21% ऑक्सीजन होती है और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब है। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 4% होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.04% होती है। रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन निम्नलिखित प्रकार होता है। प्लाज्मा में घुली अवस्था में 7% होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में 70% होता है और कार्बनिक यौगिक के रूप में 30% होता है। इस प्रकार प्लाज्मा। अगला सवाल है आपका, तीव्र अनियंत्रित कोशिका विभाजन अथवा अर्बुद ट्यूमर निर्माण जिसमें बाद में असहनीय दर्द होता है, इस निम्नलिखित किस रोग के कारण और लक्षण है? हीमोफीलिया, हेपेटाइटिस ए, कैंसर, स्वाइन फ्लू। तो ये होता है आपका कैंसर। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। कैंसर बीमारी जिसमें असामान्य कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती हैं और शरीर के ऊतकों को नष्ट कर देती हैं, जिसके प्रकार में स्तन कैंसर, कैंसर पुरुष की प्रोस्टेट का कैंसर है, बेसल सेल कैंसर त्वचा कैंसर है, मेलनोमा त्वचा कैंसर के सबसे गंभीर प्रकार हैं, कोलोरेक्टल कैंसर होता है, पाचन तंत्र के निचले भाग में स्थित कोलन एवं रेक्टम का कैंसर होता है, फेफड़ों का कैंसर होता है, कई प्रकार के कैंसर होते हैं, हर ब्लड कैंसर होता है, रक्त का कैंसर होता है, जिसका उपयोग उपचार के लिए कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है आपका, कौन से रोग जीवाणुओं से नहीं होते हैं? तो जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग आपके याद करके जाना है दोस्तों। तो जीवाणुओं से नहीं होते हैं वो रोग हैं आपके पोलियो, कचरा और मलेरिया जीवाणु से नहीं होते हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। टीबी, तपेदिक टीबी होता है, टाइफाइड होता है, ये जीवाणु जनित रोग होते हैं। जीवाणु बैक्टीरिया की शब्द की खोज सबसे प्रति 1838 में हेरेनबर्ग ने की थी। बैक्टीरिया की खोज एंटोबियन ल्यूमेनहॉक ने की थी। बैक्टीरिया की खोज ल्यूमेनहॉक ने की थी। बहुत अच्छी बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है जिन्हें ल्यूमेनहॉक को। जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारियां वो है टेटनस है, हैजा है, टाइफाइड है, टीबी, डिप्टीरिया, प्लेग, निमोनिया, गोनेरिया, सिफिलिस, ये सभी जीवाणु जनित रोग हैं। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित कौन कौन से रोग वायु द्वारा संचरित होते हैं, वायु द्वारा फैलते हैं, वो आपके कौन कौन से रोग हैं? तो वायु द्वारा फैलते हैं वो आपके टीबी होता है, तपेदिक होता है और इन्फ्लुएंजा हैजा होता है। तो 2 ही होते हैं। तो ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। संक्रामक रोगों के प्रकार ये होते हैं, वायु द्वारा फैलते हैं वो संक्रामक रोग होते हैं। वो दे रखे हैं आपके डिप्थीरिया, निमोनिया, काली खांसी, तपेदिक, चेचक, कसरा, सॉर्स, छोटी माता, कर्णफेर, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, ये होते हैं आपके वायु द्वारा संचरित रोग होते हैं।
और जल के द्वारा संचारित रोग होते हैं वो आपके पोलियो, हैजा, अतिसार, पेचिश होते हैं। अगला सवाल है आपका, संक्रामक रोगों के उदाहरण में सम्मिलित है कैंसर, हैजा, गठिया, स्वाइन फ्लू। तो संक्रामक रोग होते हैं उसमें शामिल है आपका हैजा और स्वाइन फ्लू। ऑप्शन बी और डी, तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो पशु पक्षी की परीक्षा में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। निम्नलिखित में ऐसे कौन से संक्रामक रोग के उदाहरण हैं? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बने थे दोस्तों। संक्रामक रोग हैं तो संक्रामक चिकन पॉक्स, कैंसर, तपेदिक, मधुमेह, हैजा। तो संक्रामक रोग हैं वो आपके हो जाएंगे आपके चिकन पॉक्स, तपेदिक और हैजा। ए सी ओ ई, ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बने थे दोस्तों। संक्रामक रोग के बहुत अच्छे क्वेश्चन बने थे। चिकनगुनिया, हैजा, कोलेरा, कैंसर, तपेदिक। तो संक्रामक रोग नहीं है वो आपका हो जाएगा कैंसर। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, दूध में किसकी कमी होती है? विटामिन ए लोहा, विटामिन B12 कैल्शियम। तो दूध में कमी होती है वो आपकी होती है लोहे की कमी होती है, आयरन की कमी होती है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। दूध में आयरन और विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित न होने के कारण आजकल दूध को संतुलित आहार में नहीं माना जाता है। अगला सवाल है आपका, बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। सूची सेकंड से मिलाना है। रोग हैं, कारक चीज दे रखे हैं। चिकन पॉक्स, टाइफाइड, मलेरिया, दांत है रिंग वर्म में, प्रोटोजोआ, कवक, विषाणु, जीवाणु। तो इनको सम्मिलित करना है दोस्तों, सम्मिलित करना है। तो चिकन पॉक्स होता है वो वायरस के कारण होता है। एक का 1 हो जाए, 1 का 3 हो जाएगा। तो ये दोनों तो कट ही हो जाएंगे दोस्तों, ये दोनों बचे। टाइफाइड होता है वो आपका बैक्टीरिया जनित या जीवाणु जनित रोग होता है। बी का 4, तो ये भी कट हो जाएगा। ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा। मलेरिया होता है वो आपका प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। दांत कवक हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। मिलान करना है दोस्तों, सूची सेकंड्स मिलान करना है इसमें। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, इसको मिलान करना है। ग्रास नली में मांसपेशियां की विशेष गति, छोटी आंत का पहला और सबसे छोटा भाग, आहार नाल का अंतिम सिरा, आहार नाल का वो भाग जहाँ मुंह के बाद आता है। ये मिलान करना है दोस्तों। तो ग्रास नली की मांसपेशियों का विशेष गति होती है वो आपकी होती है क्रमांकुंचन। तो एक का एक ही हो जाएगा। छोटी आंत का पहला और सबसे छोटा भाग होता है वो आपका होता है ग्रहणी होता है। आहार नाल का अंतिम सिरा होता है, आहार नाल का जो अंतिम सिरा होता है वो आपका मलाशय होता है। आहार नाल का वो भाग जहाँ मुंह के बाद आता है और मुख गुहा होता है। इस प्रकार बनेगा आपका 1, 3, 4, 2। अब 1, 3, 4, 2 आपके कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन 2 में आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, मिलान करना है दोस्तों। ये भी मिलान का है। रोग के लक्षण रोकते हैं, अपूर्णता रोग दे रखे हैं। सीईटी परीक्षा 2024 में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। मैंने पहले कहा था सीईटी में और पशु परिचरी परीक्षा में साइंस के रोगों से संबंधित। तो रोगों से संबंधित आप जीवाणु विषाणु के रोग आप याद करिएगा ना। संक्रामक रोग हैं, बैक्टीरिया जनित रोग हैं, वायरस जनित रोग हैं, जो है कवक जनित रोग हैं, इन सबको। पेलाग्रा, वेरी स्कर्वी, राइबोफ्लेविनोसिस। तो इसको मिलान करना है दोस्तों। तो पेलाग्रा होता है वो आपका होता है जीव त्वचा पर शुष्क सल्कों का दिखाई देना होता है पेलाग्रा होता है। तो ये का हो जाएगा 3, ए का 3 एक ही में दे रखा है। ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा। बेरी होता है वो आपका पेशियों नसों की दुर्बलता होती है। इसका भी होता है उसका मसूड़ों में रक्तस्राव होता है। डी का 1 हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें और अपनी तैयारी को जारी रखें।